बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर शुभ्रा सिंह है। मैं ADGGIC गोरखपुर में सहायक अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय का अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों, हम भाग 1 का अध्ययन पहले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, भाग 1 में हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस, तथा हमने उनके अणुओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम पदार्थ की अवस्था पर ताप परिवर्तन का प्रभाव पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम गलन, हिमीकरण, क्वथन, ऊर्ध्वपातन तथा संघनन का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम दाब परिवर्तन का प्रभाव पढ़ेंगे, वाष्पीकरण, प्लाज्मा तथा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। लेकिन क्या पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित कर सकते हैं? बच्चों, अगर आप पानी लें और उसको फ्रीजर में जमा दें, तो आप क्या देखते हैं? पानी से क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। यानी जो बर्फ है वो पदार्थ की कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था है। अगर वही बर्फ गल जाती है तो वो जल में परिवर्तित हो जाती है, यानी वो पदार्थ की कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था है। और जब हम जल को गर्म करते हैं, यानी उसको जब ताप देते हैं, तो क्या होता है? वो जल खौलने लगता है या उबलने लगता है और वो जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो जलवाष्प कौन सी अवस्था है पदार्थ की? गैस अवस्था है। तो हमने क्या देखा कि जल ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। लेकिन बच्चों, जब हम ताप देते हैं तो अवस्था जब बदलती है तो जरूर उसके अंदर, पदार्थ के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। हम इन परिवर्तन के बारे में भी अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने गर्मियों में आइसक्रीम खाई होगी। आइसक्रीम को जब हम फ्रिज से निकालते हैं, बाहर रखते हैं, तो क्या होता है? बाहर आते ही उसमें ऊष्मा उसको प्राप्त होती है। कक्ष की जो ऊष्मा होती है उसकी वजह से आइसक्रीम क्या होती है? पिघलनी शुरू हो जाती है। तो हमने क्या देखा? ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और जब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? उस स्थिति को गलना कहते हैं, पिघलना कहते हैं। उस ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में तब तक परिवर्तन होता रहता है जब तक कि ठोस अवस्था पूरी तरीके से द्रव अवस्था में परिवर्तित ना हो जाए। वह बिंदु जिस पे कोई पदार्थ, ठोस पदार्थ गलना आरंभ करता है, उसको हम पदार्थ का गलनांक कहते हैं। ठीक है? अगर हम चर्चा करें, हमने कहा कि हम उसको लगातार ऊष्मा देते हैं, लेकिन जब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है तो उस पदार्थ के तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती है। क्यों वृद्धि नहीं होती है? क्योंकि जो ऊर्जा आपने दी है, जो ऊष्मा आप दे रहे हैं, तो वो अणुओं की आंतरिक ऊर्जा बढ़ा देती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिसके कारण अणुओं की जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो क्या होता है? अणु आपस में दूर दूर होने लगते हैं। जो अणु हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होने लगते हैं। कुछ देर बाद ऐसा होता है कि इनके मध्य का जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाता है? बहुत कम होने लगता है। आकर्षण बल कम होने की वजह से जो ठोस हैं वो धीरे धीरे किस में बदल जाते हैं? द्रव में बदल जाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो ठोस है वो द्रव में परिवर्तित
हो रहे हैं। ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। अब ठोस के अणु जब द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप टेम्परेचर देंगे या ताप देंगे तो जरूर उस पदार्थ का ताप बढ़ेगा। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बच्चों, हमने देखा कि इसी गुप्त ऊष्मा के कारणवश जो है पदार्थ का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। अगर हम किसी ठोस में अशुद्धि मिला देंगे तो क्या होता है? उसका गलनांक कम हो जाता है। जिन ठोस पदार्थों के गलने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक बढ़ जाता है। जिन ठोस पदार्थ के गलने पर उसके आयतन में कमी होती है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक कम हो जाता है। देखिए, बर्फ ऐसा ठोस पदार्थ है जिसको आप अगर गला देंगे तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसके आयतन में कमी हो जाती है। लेकिन जब वही ठोस फॉर्म में होता है, यानी बर्फ के फॉर्म में होता है, तो उसका आयतन ज्यादा होता है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप एक कटोरी लीजिए, प्लास्टिक की लीजिए, और उसको उसमें पानी भर दीजिए और फ्रीजर में उसको डाल दीजिए, तो क्या होता है? वो जम जाता है। लेकिन जब वो जम जाता है तो कटोरी के अंदर जो बर्फ जमी होती है वो बहुत टाइट जम जाती है, जिसकी वजह से वो आसानी से निकल नहीं पाती है, जबकि पानी जब था वो आसानी से बाहर निकल जा रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि बर्फ के आयतन में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो बच्चों, पानी को किस तरीके से फ्रीजर में जमा रहे हैं? तो इस प्रक्रिया को, जिसमें किसी द्रव को ठंडा करते हैं, कम तापमान पे कर रखते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वह द्रव पूरी तरह ठोस में परिवर्तित होने लगता है या जमने लगता है। इस प्रक्रिया को हम हिमीकरण कहते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव जो है वो ठोस में परिवर्तित होता है उसको हम उसका हिमांक कहते हैं, ठीक है। परिवर्तित पूरी तरह परिवर्तित हो जाए वहां पे हिमांक नहीं बोलेंगे। हिमांक हम तब बोलेंगे जिस ताप पर कोई द्रव है वो जमना शुरू होता है, वो उसका हिमांक कहलाता है। हिमांक सामान्यतः गलनांक के बराबर ही होता है। गलनांक और हिमांक परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, ठीक है। गलनांक किसी द्रव का लाक्षणिक गुण होता है। लाक्षणिक गुण का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन हिमांक को लाक्षणिक गुण नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि कुछ द्रव ऐसे भी होते हैं जो कि हिमांक तक पहुंचने के बाद भी उनको वो जमते नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे द्रव को अतिशीतित द्रव कहते हैं, सुपर कूल। वो जमते कब हैं? जब हिमांक से भी कम उसका ताप कर दिया जाए तो वो जमते हैं। यही कारण है कि गलनांक जो है वो तो लाक्षणिक गुण है, लेकिन हिमांक किसी भी पदार्थ का लाक्षणिक गुण नहीं होता है। बच्चों, हमने पढ़ लिया कि हम कैसे जमा रहे हैं बर्फ, पानी से बर्फ जमा रहे हैं, ठीक है। और बर्फ को जब ताप दे रहे हैं तो गल जा रहा है, गल जाता है तो वो पानी बन जाता है, ठीक है। आपने अपने रसोई घर में देखा होगा, चाय बनाते वक्त क्या करते हैं? पैन में पानी को चढ़ाते हैं। जब पैन में पानी को चढ़ाते हैं और गैस ऑन करते हैं तो यानी उसको हम क्या दे रहे हैं? ताप दे रहे हैं। ताप देते वक्त थोड़ी देर बाद आप ध्यान देंगे कि जो पानी के अणु हैं उनमें से थोड़ी थोड़ी आवाज निकलने लगती है, ठीक है, और बुलबुले भी निकलने लगते हैं, ठीक। तो ऐसा क्यों होता है? जब ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं की जो है गतिज ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। जब हम ताप बढ़ा रहे हैं तो अणु हैं, इनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होने लगती है। जब इनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है तो क्या होता है? ये एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लड़ते हैं तो कड़कड़ की आवाज आती है,
और साथ ही साथ क्या होता है कि ये जो सबसे ऊपर वाले सतह के अणु हैं वो वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि वो इन आकर्षण बल से वो जल्दी से मुक्त हो जाते हैं और वो उनका वाष्पन हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सारा द्रव जो है वो वाष्प में परिवर्तित ना हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे जब पूरा द्रव वाष्प में परिवर्तित ना हो जाए, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि द्रव का क्वथनांक जो है वह निश्चित ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब, जो इस पे वाष्प दाब पड़ रहा है, उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि ये है उसका क्वथनांक। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसकी गुप्त ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे भी बच्चों ऐसा होता है कि जब हम इसका पानी को खौलाते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत एक समय के बाद उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि वो जो एनर्जी दी जाती है वो इसके जो मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देते हैं और इसकी वजह से क्या होते हैं, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वाष्प में जो है वो गुप्त ऊष्मा भी होती है। बच्चों, आपने कभी ध्यान दिया है कि अगर आप रसोई में खाना बनाते वक्त कभी देखिए घर में किसी का क्या होता है कि गरम जल गिर जाए, उससे जलन थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर भाप से जल जाए तो बहुत तेज जलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसी ताप पर जो जल में ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो कम होती है, लेकिन भाप में ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा होती है। क्योंकि भाप में क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा के साथ साथ क्या होती है, उसकी गुप्त ऊष्मा भी होती है। यही कारण है कि भाप से हम ज्यादा तेज जल जाते हैं। बच्चों, जो पानी का क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ताप का SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है? केल्विन होता है, जिसे हम कैपिटल K से दिखाते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन के। ठीक है, जिसको हम सरल रूप में 273 लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पानी का जो क्वथनांक है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर इसको हम केल्विन में चेंज करें तो 100 प्लस 273, तो क्या आ जाएगा आंसर? 373 केल्विन। यानी जो पानी का क्वथनांक है वो कितना होता है? 373 केल्विन होता है। बच्चों, हमने ये देखा कि किस तरह ताप देने से जो ठोस है वो ताप हमने दिया तो ठोस किस में परिवर्तित हो रहे हैं? ताप देने पे द्रव में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, और जब द्रव को ताप दिया, द्रव को जब हमने ताप दिया तो वो किस में परिवर्तित हो रहा है? वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। यानी ठोस से द्रव और द्रव से ये गैस हमें प्राप्त हो रही है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ठोस से सीधे क्या मिल जाती है? गैस मिल जाती है। ठोस से सीधे गैस प्राप्त होती है ताप देने पर,
इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेजी से गर्म किए बिना ही द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बच्चों, आपने दैनिक जीवन में अपने देखा होगा कि हम पूजा करते हैं तो कपूर जलाते हैं। अब कपूर अपने शुद्ध रूप में होता है तो वो क्या होता है? अगर उसको आपने जलाया तो वो सीधे वाष्प के फॉर्म में आ जाता है, वाष्प के रूप में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कपूर में क्या हो रहा है? ऊर्ध्वपातन हो रहा है। चलिए हम इस ऊर्ध्वपातन की क्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए, हमने एक चीनी मिट्टी की प्याली ली। उस प्याली में ये हमने यहाँ पे क्या भर दिया? अमोनियम क्लोराइड भर दिया। अमोनियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पे वह वाष्प बन के उड़ता है, लेकिन हमने इसके ऊपर कीप रखी हुई है। इस कीप में हमने के मुंह को हमने रुई से बंद किया हुआ है, ठीक है। तो जब ताप मिलता है तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो क्या करता है? वो वाष्प बन के ऊपर उड़ने लगता है, लेकिन क्योंकि जगह नहीं मिलती है बाहर जाने की, इसलिए वो इस कीप में ही रह जाता है। कुछ समय बाद ये यहाँ पे टेम्परेचर इसको कम मिलता है यहाँ पे, तो इसकी दीवार के कांटेक्ट में जब वाष्प आती है तो ठोस में परिवर्तित हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे ठोस में परिवर्तित हो गई। तो हम इस जो एक्सपेरिमेंट है या इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। बच्चों, ताप परिवर्तन के अंतर्गत हम संघनन के विषय में पढ़ेंगे। संघनन क्या होता है? आप देखिए कि गर्मियों में क्या होता है कि पानी की बोतल जो बहुत ठंडी होती है उसको आप बाहर निकाल के टेबल पे रखिए। टेबल पे जब आप रखते हैं तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि पानी की बोतल के ऊपर छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। ये बूंदें कहाँ से आती हैं? ये बूंदें कहाँ से आती हैं? तो क्या है कि जैसे ये आपने बोतल रखी है पानी की, इसके ऊपर पानी की बूंदें आ जा रही हैं, क्योंकि वातावरण में के आसपास यहाँ पे क्या उपस्थित है? जल वाष्प उपस्थित है, ठीक है। जल है वो वाष्प के रूप में वातावरण में उपस्थित है। जब ये जल वाष्प इस ठंडी सतह से आके टकराता है तो क्या होता है? तब यह द्रव के रूप में, किस रूप में? द्रव के रूप में बोतल की सतह पे आके चिपक जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। ताप परिवर्तन का पदार्थ की अवस्था पे किस प्रकार फर्क पड़ता है? अब हम दाब परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। अगर हम किसी गैस के दाब को बढ़ा दें और तापमान को कम कर दें तो वो क्या हो जाती है? वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। हम अपने आम जिंदगी में देखिए क्या होता है कि आपके घर गैस का सिलेंडर आता है, हम हिला के देखते हैं, लगता है ना कि लिक्विड है, और हम बोलते क्या है? गैस। ऐसा क्या है उसमें? उसमें प्रोपेन और एन ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। जब हम उस गैस को सिलेंडर में डालते हैं और उस पे दाब लगाते हैं, ये देखिए दाब लगाया गया है, तो उसके अणु जो है वो पास पास आने लगते हैं। अतिरिक्त दाब लगाते हैं तो अणु और पास पास आ जाते हैं। जब और पास पास आ जाते हैं तो क्या होता है? अणु अत्यधिक जब पास आते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर जब द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उसको सिलेंडर में भर दिया जाता है और उसकी सप्लाई जगह जगह पे कर दी जाती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार जो है दाब बढ़ाने और तापमान घटाने से जो द्रव गैस है वो द्रव में परिवर्तित
हो जाती है। इसी तरह बच्चों देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसको जब उच्च दाब पे संग्रहित कर दिया जाता है तो वो ठोस में बदल जाती है। यहाँ समझने की बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है और वो किस में परिवर्तित हो जा रही है? ठोस में परिवर्तित हो जा रही है। गैस से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ठोस। इसको हम कहते हैं शुष्क बर्फ। इसको क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं कि देखने में इसकी संरचना बर्फ जैसी देखने में लगती है, इसलिए इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। लेकिन ये जो क्रिया होती है जहां पे गैस से हम ठोस प्राप्त करते हैं, इस क्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। इस क्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। बच्चों, इस तरह आपने देखा कि किस तरह उच्च दाब देके हम किसी गैस को किस तरह लिक्विड में परिवर्तित कर सकते हैं, द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं या ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। इस तरह हम बच्चों कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय की जाती है। बच्चों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम वाष्पीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि यह वाष्पीकरण क्या होता है। हमने वाष्पन पहले ही पढ़ा था, जहां पे क्वथनांक था, वहां पे क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा ताप दिया गया, ताप देने से द्रव की गतिज ऊर्जा बहुत बढ़ गई और वो वाष्प, जो जल थे, जल के कण थे, वो वाष्पित होते चले गए। लेकिन वाष्पीकरण में क्या है कि ये रूम टेम्परेचर पे भी होता है, यानी जो कक्ष का तापमान है उस पे भी वाष्पीकरण होता है। कैसे? आप देखिए, अगर एक गिलास जल आपने फर्श पे गिरा दिया है और आप करीब 2-3 घंटे बाद आके देखेंगे तो वो जल सूख जाता है, जबकि हमने उसके लिए कोई अतिरिक्त ताप नहीं दिया है। तो यह क्रिया क्या हुई? वाष्पीकरण की क्रिया हुई। यानी क्वथनांक से कम ताप पर भी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया होती है, उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण में आप एक बात देखिए कि जो द्रव के अणु होते हैं वो बहुत गतिशील होते हैं। बहुत गतिशील होने के कारण क्या होता है कि वो जल्दी वो वाष्प में बदलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इनको क्षेत्रफल ज्यादा मिलता है वो वाष्प में परिवर्तित ज्यादा तेजी के साथ होने लगते हैं। यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, अब देखिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले ये 4 कारण हैं। पहला कारण है वातावरण का तापमान, दूसरा है सतह का क्षेत्रफल, तीसरा है वायुमंडल की आर्द्रता, चौथा है वायु की गति। पहले हम वातावरण के तापमान की बात करेंगे। वातावरण का तापमान, अगर गर्मियों का दिन है तो देखिए, अगर हम गर्मियों के दिन में कपड़े डालते हैं, गीले कपड़े, तो वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि जब तापमान ज्यादा होता है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होती है और वो जल्दी ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, इसी के साथ ये भी जानिए कि जब तापमान कम होगा तो वाष्पन की क्रिया या वाष्पीकरण की क्रिया जो है वो धीमी गति से होगी। दूसरा है सतह का क्षेत्रफल। अभी हमने आपको बताया कि अगर हमने फर्श पे पानी डाला है या एक गिलास पानी अलग से रख दिया है तो अगले दिन जब आप आएंगे तो आप पाएंगे कि जो फर्श का पानी था वो तो सूख गया है लेकिन गिलास में अभी पानी रह गया है। इसका क्या कारण है? क्योंकि जो फर्श है उसकी सतह का क्षेत्रफल जो है वो क्या है? ज्यादा है और गिलास का सतह का क्षेत्रफल कम है। तो इस सतह का क्षेत्रफल जहां ज्यादा होगा वहां अणुओं को गति करने के लिए ज्यादा स्थान मिलेगा और वो जल्दी से वाष्पित होने लगेंगे। तीसरा है वायुमंडल की आर्द्रता। बच्चों, आपने देखा होगा कि गर्मी के दिन में
जो है कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं और बरसात में नहीं सूखते। क्यों? क्योंकि हमारे वातावरण में भी कुछ मात्रा में जलवाष्प के कण मौजूद होते हैं, लेकिन बरसात के समय ये जलवाष्प की मात्रा वातावरण में ज़्यादा रहती है, जिसके कारण वह जलवाष्प अन्य स्रोतों से जलवाष्प की खींचने की उसको ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इस वजह से जो कपड़े हैं वो बहुत धीमी गति से सूख पाते हैं। चौथा है वायु की गति। आपने देखा कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो वहाँ पे जो भी चीज़ अगर हमें सुखानी है तो बहुत तेज सूख जाते हैं, उसमें से जल बहुत तेज से वाष्पित हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? जब तेज हवा चलती है तो उतनी दूर पे क्या होता है कि जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि जलवाष्प जो है हवा के साथ साथ बहती चली जाती है, तो उस स्थान पे पर्टिकुलर स्थान पे जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है। तो जब हम गीले कपड़े सुखाते हैं तो वायुमंडल जो है उसकी नमी को सोख लेता है और तेजी से जल जो है वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से वाष्पीकरण इन 4 कारणों से प्रभावित होता है। अब आप आगे देखेंगे कि वाष्पीकरण के बाद हम शीतलन की बात करेंगे कि किस तरह से शीतलता महसूस होती है। आपने गर्मियों के दिन में देखा होगा कि जब पसीना सूखता है हमारे शरीर से तो बहुत मतलब अच्छा महसूस होता है या ठंड सा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? होता ये है कि जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो अब उस पसीने को वाष्प में बदलने के लिए ऊष्मा चाहिए होती है। वो ऊष्मा वाष्प की गुप्त ऊष्मा के बराबर होनी चाहिए, तो उतनी ऊष्मा हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो पसीने के जो कण हैं वाष्पित होने के लिए जो ऊष्मा उनको चाहिए होती है वो हमारे शरीर से लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर से ऊष्मा निकल जाती है और उसका ताप कम हो जाता है। यही कारण है कि गर्मियों में पसीना सूखने के बाद हमें ठंडक का अनुभव होता है। आप लोग के घर नेल पॉलिश रिमूवर होता है। देखिए, नेल पॉलिश रिमूवर को जब आप हथेली पे डालेंगे, नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन होता है। जब आप उसको हथेली में डालेंगे तो क्या होता है, वो जल्दी से वाष्पित हो जाता है, लेकिन आपकी हथेली पे बहुत ठंड महसूस होगी। ये इसलिए होता है कि एसीटोन को वाष्पित होने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो उसने हमारी हथेली से ले ली है, जिसकी वजह से हमारी हथेली का जो ताप होता है वो कम हो जाता है और हमें ठंड का अनुभव होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि गर्मियों में जो है हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि सूती कपड़े पसीने को बहुत अच्छे से सोख लेते हैं और उनमें वाष्पन आसानी से हो जाता है, पसीना सूख जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत गर्मी नहीं लगती है। बच्चों, इस तरह आपने देखा कि किस तरह जो है शीतलता का हम अनुभव करते हैं वाष्पीकरण के द्वारा। अब हमने पहले ही पढ़ा, पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। अब पदार्थ की हम 5 अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, जिसमें है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा तथा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पहले हम प्लाज्मा के विषय में चर्चा करेंगे। प्लाज्मा क्या होता है? इस अवस्था में जो कण होते हैं वो अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं, ठीक है, और बहुत अधिक उत्तेजित होते हैं। आपने नियॉन लाइट के बारे में सुना होगा, वो बहुत तेज रोशनी देती है। उसमें क्या होता है कि नियॉन गैस भर दी जाती है और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो गैस आयनीकृत हो जाती है। वो आयनीकृत होने के कारण से
उसमें बहुत तेज से चमक उत्पन्न होती है, ठीक है। इसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा के बाद हम अध्ययन करेंगे 5वीं अवस्था है बोल्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम ताप पर ठंडा करने से बोल्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट तैयार होता है। अब इसके बाद हम गृह कार्य देखेंगे। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।